मीरपुर गांव के ऐन दरमियान एक पुराना बरगद का दरख्त खड़ा था। कहा जाता था कि इसके साए में एक जिन्नात का कबीला कई पुश्तों से आबाद है। वो लोग इंसानों से दूर अपनी ही दुनिया में मगन रहते थे। लेकिन जैसे जैसे गांव की आबादी इस हिस्से की तरफ बढ़ने लगी, इंसानों का इस दरख्त के पास आना जाना ज्यादा हो गया। जिन्नात जो बरसों से खामोशी के साथ वहां मुकीम थे, अब इंसानों की दखल अंदाजी से नाराज हो गए। नतीजा ये हुआ कि जो भी इस दरख्त के करीब गया वो पुरस्रार तौर पर गायब हो गया और वापस न आया। कुछ लोग दिन दहाड़े लापता हुए और कुछ रात की तारीकी में। इन गुमशुदा अफराद में बच्चे और नौजवान ज्यादा थे, क्योंकि बड़ों को तो घर वालों ने सख्ती से मना कर रखा था। लेकिन बच्चे अपनी नासमझी और खेल कूद में अक्सर करीब जा पहुंचते और फिर लूट कर न आते। आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव पर खौफ व हरास का साया छा गया। दिन के वक्त भी लोग इस तरफ जाने से कतराने लगे। वालिदैन ने अपने बच्चों पर पहरा सख्त कर दिया। जब गुमशुदगियों की तादाद नाकाबिले बर्दाश्त हो गई और सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, तो गांव के बुजुर्गों ने मशवरे से एक मशहूर आलम को बुलाया। वो आलम जिन्नात और इफरीत के इल्म में कमाल रखते थे। उन्होंने मखसूस औकात पर दरख्त पर तवीज़ात बांधे और मुख्तलिफ दुआओं और अज़कार के ज़रिए बिलाखिर जिन्नात के पूरे ख़ानदान को इसी दरख्त में कैद कर दिया। जब ये अमल मुकम्मल हुआ तो गांव वालों ने सुकून का सांस लिया। इसके बाद न कोई शख्स गायब हुआ, न कोई साया दिखाई दिया। लोग अगरचे मुतमईन हो गए, लेकिन दरख्त के करीब जाने से अब भी डरते थे। उन्हें अंदेशा था कि कहीं ये जिन्नात दोबारा आज़ाद ना हो जाए। यही वजह थी कि इसके आसपास के तमाम मकानात वीरान हो गए और वहां सन्नाटा, वीरानी और एक अजीब सा खौफ हमेशा कायम रहता। धर्मपुर गांव में फहीम नाम का एक गरीब शख्स अपनी बीवी और 3 छोटे बच्चों के साथ बड़ी तंगी में जिंदगी गुजार रहा था। मजदूरी से जो थोड़ी बहुत आमदनी मिलती, इससे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता, मगर किराया, कपड़े, दवाइयां और दीगर ज़रूरियात पूरी करना नामुमकिन था। फहीम की बीवी आयशा कई बार बच्चों को भूखा सुला देती और फहीम हर रात खुद को कल की उम्मीद देकर तसल्ली देता। लेकिन एक दिन जब मकान मालिक ने सख्ती से कह दिया कि अगर अब किराया न दिया तो घर खाली करना होगा, तो फहीम पर बिजली गिरी। वो 1 साल से किराया अदा न कर सका था और मालिक मजीद मोहलत देने पर आमादा न था। मजबूर होकर फहीम बीवी और बच्चों को लेकर निकल खड़ा हुआ। पुराने कपड़ों में लिपटे, भूखे प्यासे वो सब घर से बेसामान और बेसहारा निकले। न कोई रिश्तेदार, न कोई ठिकाना। फहीम ने कई घरों में जाकर छत की इल्तिजा की, मगर हर जगह इनकार और मायूसी मिली। जब शाम का अंधेरा गहरा होने लगा तो वो कदम बा कदम धर्मपुर से निकलकर करीबी गांव मीरपुर की समत चल पड़े। उम्मीद यही थी कि शायद किसी अजनबी बस्ती में नसीब बदल जाए या कोई नर्म दिल इंसान पनाह दे दे। लेकिन मीरपुर में दाखिल होते ही मंजर बहुत पुरस्रार और गैर मामूली लगा। शाम के सिर्फ 7 बजे थे, मगर पूरा गांव खौफ में डूबा हुआ महसूस होता। बाजार सुनसान, गलियां वीरान, हर दरवाजा बंद और खिड़कियां पर्दों से ढकी हुई। न बच्चों की आवाज, न मवेशियों की घंटी की झनकार। गोया गांव में जिंदगी की सांसें रुक गई हों। फहीम ने यह सब कुछ देखा, लेकिन उसकी फिक्र सिर्फ ये थी कि बच्चों को रात गुजारने के लिए छत कहाँ मिलेगी। चलते चलते इसे बरगद के दरख्त के करीब कुछ पुराने मकान दिखाई दिए जो अरसा दराज से खाली लगते थे। इनमें से एक घर बाकियों से कुछ बेहतर हालत में नजर आया तो उसने दरवाज़ा खटखटाया। हैरत अंगेज तौर पर दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर टूटा फूटा फर्नीचर, जालों से लिपटी दीवारें और गर्द आलूद फर्श था, मगर रात गुजारने के लिए वो जगह गनीमत थी। फहीम ने सोचा कि सुबह मालिक मकान से मुलाकात करके किराया वगैरह तय कर लेगा। फी अलहाल सबको आराम की सख्त ज़रूरत है। इससे अंदाज़ा न था कि ये घर मीरपुर के इसी हिस्से का है जिसे लोग सरगोशियों में याद करते थे और जहां कोई पनाह लेने की हिम्मत नहीं करता था। सुबह होते ही फहीम की सबसे छोटी बेटी हिना बेदार हुई। वो निहायत हुसैन और मासूम बच्ची थी।
کھیلتے کھیلتے آنگن کے دروازے تک پہنچی تو اس کی نظر باہر ایک بڑے درخت پر پڑے جھولے پر پڑی۔ جھولا کسی پراسرار انداز میں ہل رہا تھا، جیسے اسے بلا رہا ہو۔ ہنا کو جھولے بچپن سے بہت پسند تھے۔ وہ خوشی خوشی باہر دوڑی اور بلا جھجک اس پر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی جھولنے لگی، اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ قہقہے لگاتی رہی اور جھولے سے لطف اندوز ہوتی رہی۔ کچھ دیر بعد جب دل بھر گیا تو واپس آ کر گھر میں داخل ہو گئی۔ ادھر عائشہ نے گھر کو سنوار دیا تھا۔ دیواروں سے جالے ہٹائے، فرش پر پانی چھڑکا اور ایک کونے میں کپڑے بچھا دیے تاکہ بچے سو سکے۔ شام ڈھلنے کو آئی تھی مگر نہ کوئی مالک مکان آیا، نہ کسی نے پوچھا کہ وہ لوگ کون ہیں اور یہاں کیوں ٹھہرے ہیں۔ یہ بات اگرچہ عجیب لگی لیکن انہوں نے سوچا شاید مکان طویل عرصے سے خالی ہے اور مالک کہیں باہر ہوگا۔ فہیم بچوں کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کرنے کی نیت سے کام کی تلاش میں گاؤں نکلا، لیکن جب بھی کسی سے ملا وہ اسے عجیب نظروں سے دیکھتا۔ کچھ لوگوں نے تو اسے اس گاؤں کی پراسراریت کے بارے میں خوفناک باتیں بھی سنائیں۔ انہوں نے بتایا کہ جہاں وہ مقیم ہے وہ علاقہ کئی برسوں سے ویران پڑا ہے اور اس کے مکین ایک ایک کر کے پراسرار طور پر غائب ہو گئے تھے۔ وہ سب لوگ بغیر کسی نشان کے غائب ہو گئے تھے اور آج تک ان کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اسی خوف نے گاؤں والوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اس علاقے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائیں۔ اب وہاں کوئی قدم رکھنے کی ہمت نہ کرتا تھا۔ لیکن فہیم ایک حقیقت پسند اور سادہ دل انسان تھا۔ وہ ان تمام قصوں کو محض کہانیاں اور دیہاتی لوگوں کے وہم سمجھتا تھا۔ اس کے نزدیک اصل مسئلہ غربت، فاقہ کشی اور بچوں کی بھوک تھی، باقی سب باتیں وقت ضائع کرنے کے مترادف تھیں۔ وہ یہ سب سوچ کر مطمئن ہو گیا اور واپس آ کر بیوی بچوں کے ساتھ اپنے عارضی گھر میں شام گزارنے لگا، بے خبر اس بات سے کہ ننھی ہنا کا جھولے پر کھیلنا دراصل ایک نئے سلسلے کی خاموش ابتدا تھی۔ اگلی صبح ہنا نے آنکھ کھولتے ہی جھولے کو یاد کیا اور خوشی خوشی درخت کے پاس جا پہنچی۔ اس کا دل بہت پرجوش تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اب یہ جھولا ہمیشہ کے لیے اس کا ہو گیا ہے۔ یہاں کوئی دوسرا بچہ اسے تنگ کرنے والا نہ تھا اور نہ ہی کسی کو باری لینے کے لیے پیسے دینا پڑتے تھے۔ اپنے پرانے گاؤں میں تو اسے ہر بار بابا جی کو پیسے دے کر جھولا لینا پڑتا تھا اور جب پیسے نہ ہوتے تو حسرت سے دوسروں کو دیکھتی رہتی، مگر یہاں خاموش گاؤں میں یہ جھولا صرف اس کا اپنا تھا۔ ہنا کو یہ جگہ بہت بھا گئی اور وہ روزانہ آ کر جھولنے لگی۔ ایک دن حسن معمول جھولا جھولتے ہوئے اسے درخت سے مدھم مدھم آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی نرمی سے بلا رہا ہو۔ آواز میں ایسی کشش تھی کہ ہنا تجسس کے باعث آہستہ آہستہ درخت کے قریب جانے لگی۔ اس نے صاف سنا کہ کوئی نرم لہجے میں اس کا نام پکار رہا ہے، ہنا قریب آؤ۔ وہ کچھ لمحے کو رکی مگر پھر بے خوف سے قدم بڑھا دیے۔ درخت کے بالکل پاس پہنچی تو آواز نے کہا، یہ جھولا میرا ہے، لیکن اگر تم اس پر بندھے تعویذ کھول دو تو میں یہ جھولا ہمیشہ کے لیے تمہیں دے دوں گا۔ ایک دن ہنا حسن معمول برگد کے درخت کے نیچے جھولا جھول رہی تھی اور حارث کا انتظار کر رہی تھی۔ موسم خوشگوار تھا، پرندے چہچہا رہے تھے اور اس کا دل خوشی سے معمور تھا۔ اچانک ایک اجنبی اور تیز خوشبو پھیلی جو پہلے کبھی نہ آئی تھی۔ اسی لمحے جھولا بے قابو ہو کر تیزی سے ہلنے لگا، جیسے کسی نے زور سے دھکا دیا ہو۔ ہنا نے گھبرا کر پکارا، حارث، کیا یہ تم ہو؟ مگر کوئی جواب نہ آیا۔ جھولا اور تیز ہو گیا، یہاں تک کہ ہنا کے لیے توازن قائم رکھنا مشکل ہو گیا۔ اس کے چہرے سے ہنسی غائب ہو گئی اور خوف نے جگہ لے لی۔ پھر اچانک فضا میں ایک بھیانک قہقہا گونجا۔ یہ آواز کسی نامعلوم مگر طاقتور وجود کی تھی۔ جھولا جھٹکے سے رکا اور ہنا کے سامنے ایک خوفناک جن نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ اور وجود سے ٹھنڈی لہریں نکل رہی تھیں جنہوں نے ہنا کے جسم میں جھرجھری دوڑا دی۔ اب وہ جن اسے غصے اور دہشت کے امتزاج کے ساتھ گھور رہا تھا۔ ہنا نے گھبرا کر کہا، تم کون ہو؟ وہ جن عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟
मैं हारिस हूं। ये सुनते ही हिना चीख उठी, नहीं, तुम हारिस नहीं हो सकते। वो मुझसे ऐसा सलूक कभी नहीं करेगा। जिन कहकहा लगाते हुए बोला, हाँ, तुमने दुरुस्त कहा। मैं हारिस नहीं हूं, बल्कि इसका भाई हारून हूं। ये नाम सुनते ही हिना का चेहरा जर्द पड़ गया। हारून ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा भाई तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। मैं सिर्फ देखने आया हूं कि तुम कैसी लगती हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हिना ने चंद लम्हे उसे घूरा, फिर गुस्से में झूले से उतर आई और बिना कुछ कहे तेजी से घर लूट गई। अगले दिन हसन मामूल हारिस इससे मिलने आया तो हिना का लहजा पहले से संजीदा था। उसने पूछा, हारून के अलावा तुम्हारे घर में और कौन है? ये सुनकर हारिस के चेहरे पर फौरन परेशानी छा गई। वो चौंक कर बोला, तुम हारून को कैसे जानती हो? हिना ने बताया, वो कल मुझसे मिला था और कहा कि वो तुम्हारा भाई है। ये सुनते ही हारिस की आंखों में संजीदगी उतर आई। उसने आहिस्तगी से कहा, हारून बहुत शरारती है। इसे दूसरों को डराने, तकलीफ देने और ईजा पहुंचाने में मजा आता है। हर जिन एक जैसा नहीं होता, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। बरसों पहले हारून ने इसी गांव के लोगों के साथ शरारत की थी और कई को गायब कर दिया था। इसी हरकत की वजह से हमारा सारा कबीला इस दरख्त में कैद हुआ था। वही तावीज़ जिसे तुमने खोला हमारी कैद की वजह था। हारून को इसी जुर्म की पादाश में हमारे सरदार ने कैद कर दिया था। अब जब उसकी सज़ा खत्म हो चुकी है तो वो वापस आ गया है। हारिस ने फिक्रमंदी से कहा, मुझे डर है कि हारून तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। इसकी फितरत बदली नहीं और अगर उसने फिर अपनी पुरानी हरकतें शुरू कर दे तो ये तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। हिना खामोशी से सब सुनती रही, लेकिन पहली बार उसके दिल में अपने राज के हवाले से खौफ जागा। हारून के वापस आने के बाद गांव में दोबारा पुरअसरार शरारतें शुरू हो गए। सबसे ज्यादा वो हिना को तंग करने लगा। वही दरख्त और झूला जो कभी इसके लिए खुशी और सुकून की अलामत थे, अब हारून की मौजूदगी से खौफ की वजह बनने लगे। हारून कभी अचानक झूले को जोर से हिला देता, कभी अजीब व गरीब आवाजें निकालता और कभी साया बनकर इसका पीछा करता। इस काफ का मकसद हमेशा यही होता कि किसी न किसी तरह हिना को हारिस से दूर कर दे। वो बार बार सामने आकर नरमी से कहता, मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम मुझसे दोस्ती क्यों नहीं करती? मैं इतना बुरा नहीं हूं, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। इसकी आंखों में जिद झलकती थी, मगर हिना को उसकी मौजूदगी सख्त नापसंद थी। वो न उसकी बातों से मुतासिर होती और न ही करीब जाना चाहती। जब भी वो सामने आता, हिना गुस्से में कहती, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहती। यहां से चले जाओ, लेकिन हारून बाज ना आता। इसकी जिद, मुसलसल मौजूदगी और हारिस व हिना के ताल्लुक में मुदाखलत अब हिना के लिए एक नई आजमाइश बन गई थी। एक दिन हिना हमेशा की तरह झूले पर बैठी थी कि दौर से हारून आता दिखाई दिया। से देखते ही हिना का सुकून छन गया। वो फौरन झूले से उतरी और तेज लहजे में बोली, तुम फिर आ गए। कितनी बार कहा है मुझे तंग मत किया करो। हारून, जो आज किसी खास इरादे से आया था, ये सुनकर गुस्से में आ गया। इसकी आंखें सुर्ख हो गईं और आवाज भारी हो गई। वो बोला, आखिर तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो? हारिस भी तो जिन है, मगर तुमने इससे दोस्ती की है, मेरे साथ क्यों नहीं? हिना ने इसे सख्त नजरों से घूरा और कहा, हाँ, तुम दोनों जिन हो, मगर तुम और हारिस में जमीन आसमान का फर्क है। तुम दूसरों को तंग करते हो, डराते हो, शरारतें करते हो, लेकिन हारिस हमेशा मेरा खैरखा रहा है, उसने कभी मेरी हद उबूर नहीं की। ये सुनकर हारून का चेहरा मजीद सुर्ख हो गया। इसके वजूद से तप्श निकलने लगी। इतने में हारिस भी वहां आ पहुंचा। उसने सूरत हाल समझते ही सख्त लहजे में कहा, हारून, हिना से दूर रहो, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। हारून ने गुस्से से हारिस को धक्का दिया और बोला, बीच में मत आओ,
मैं हिना से बात कर रहा हूं। हारिस पीछे हटा मगर उसकी बर्दाश्त खत्म हो गई। वो आगे बढ़ा और दोनों भाइयों के दरमियान झगड़ा छिड़ गया। एक तरफ हारिस था जो हिना की हिफाजत के लिए लड़ रहा था और दूसरी जानिब हारून जो जिद, हसद और गुस्से में अंधा हो चुका था। वो जगह जहां कभी कहकहे गूंजते थे अब दो जिन्नात की खतरनाक लड़ाई का मैदान बन चुकी थी। इन दिनों हिना के इम्तिहानात करीब थे। वो दिन रात पढ़ाई में मशगूल रहती, अक्सर देर रात तक जाग कर मेहनत करती। इस मसरूफियत की वजह से इसे दरख्त और झूले तक जाने का वक्त ना मिलता। वो झूला जो कभी खुशियों की अलामत था कई दिनों से खाली पड़ा था। मगर हारिस जो अब हिना से गहरी मोहब्बत करने लगा था इसकी मसरूफियत को समझता था। वो हर रात चुपके से हिना के कमरे की खिड़की के करीब आ बैठता, खामोशी से इसे पढ़ते देखता रहता। रोशनी में झुकी हुई हिना के चेहरे पर नजरें जमाए उसकी आंखों में सिर्फ मोहब्बत और खुलूस झलकता। वो घंटों यूं ही बैठा रहता, ना आवाज देता ना कुछ कहता। बस उसे देखकर उसके दिल को सुकून मिलता। अब वो दोनों एक दूसरे के बगैर रहने के आदी हो चुके थे। चाहे ज़बानी इकरार ना था मगर दिल ही दिल में उनके जज्बात एक दूसरे के साथ बंध गए थे। हिना और हारिस के दरमियान जो रिश्ता था वो खामोश मगर निहायत गहरा था। ऐसा ताल्लुक जिसे न दुनिया समझ सकती थी, न कोई कानून तोड़ सकता था और न ही कोई फासला इसको कमज़ोर कर सकता था। वक्त के साथ साथ इन दोनों का रिश्ता मज़ीद मजबूत हो गया और वो महज दोस्त नहीं रहे थे बल्कि एक दूसरे की रूह में बस गए थे। इधर जब भी हारून, हारिस और हिना को इकट्ठे देखता तो हसद और गुस्से से जल उठता। इसके दिल में भड़कती आग हर रोज़ मज़ीद भड़कने लगती। ये बात इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी कि हिना, जिसे वो हासिल करना चाहता था, अपने हर लम्हे में हारिस को शामिल रखती थी। एक दिन हसन मामूल हारिस हिना से मिलने आया मगर वो कहीं नजर न आई। इसके दिल में फौरन खलबली मच गई। वो दरख्त के गिर्द घूमता रहा, झूले के पास गया, हर तरफ ढूंढा मगर हिना गायब थी। दूसरी तरफ फहीम और आयशा पहले ही परेशान हाल गांव भर में अपनी बेटी को तलाश कर चुके थे मगर कोई सुराग ना मिला। उनके चेहरों पर बेबसी और खौफ नुमाया था। हारिस का दिल बैठने लगा। इसे फौरन एक ही बात समझ आई कि ये सब हारून की कारस्तानी हो सकती है। वक्त ज़ाय किए बगैर वो गुस्से और घबराहट के आलम में जन्नती बस्ती की तरफ दौड़ गया। वहां जाकर उसने बुलंद आवाज में पुकारा, हारून, मैं जानता हूं हिना को तुमने ही छुपाया है, फौरन उसे वापस ले आओ। हारून एक चट्टान के साए से बरामद हुआ। इसकी आंखों में जिद और शरीयत झलक रही थी। वो तंजिया अंदाज में बोला, अब देर हो चुकी है। वो मुझे पसंद है और मैं किसी कीमत पर उसे वापस नहीं करूंगा। हारिस ने मजीद बहस न की बल्कि मामला फौरन सरदार जिन के सामने रख दिया जो इंसाफ के जिम्मेदार थे। सरदार जिन ने दोनों की बात सुनकर फैसला दिया कि हारून का ये अमल न सिर्फ जन्नत के कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि इंसानों की दुनिया में मुदाखलत के मुतरादिफ है जिसकी सख्त सज़ा बनती। निजताया हारून को दोबारा कैद कर दिया गया और हिना को फौरन ढूंढ कर वापस लाया गया। वो कमज़ोर और सहमी हुई थी मगर हारिस की मौजूदगी ने इसे ढारस दी। इसी दिन पहली बार हारिस, फहीम और आयशा के सामने आए। वो दोनों इसे देखकर हैरान रह गए मगर जब उसने नरमी से कहा, हिना मुश्किल में फंस गई थी, मैंने इसकी मदद की और इसे सही सलामत वापस लाया हूं, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। फहीम ने इसका शुक्रिया अदा किया मगर हारिस जानता था कि कैद से निकलने के बाद हारून एक दिन दोबारा लूटेगा और हिना की जिंदगी अजीरन कर देगा। इसी फिक्र में वो रहता कि अपनी मोहब्बत को भाई की सरकशी से कैसे बचाए। इसी दौरान एक रात हिना ने हारिस से कहा, अब बहुत हो गया, हम यूं नहीं रह सकते। मुझे हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना है और यह तभी मुमकिन है जब तुम मुझसे निकाह कर लो। ये सुनकर हारिस की आंखों में खुशी, हैरत और जज्बात का तूफान उमड़ आया। उसने हिना की आंखों में देखा और यकीन कर लिया कि वो भी इतनी ही शिद्दत से इसे चाहती है
जितनी शिद्दत से वो इससे मोहब्बत करता है। अब हारिस तैयार था कि अपनी मोहब्बत के बदले सब कुछ कुर्बान कर दे, चाहे अपनी जिनती ताकतें ही क्यों ना छोड़नी पड़ें। चंद दिनों बाद हारिस रस्मी तौर पर फ़हीम और आयशा के पास रिश्ता लेकर गया। इन दोनों को वो पहली ही मुलाकात में भा गया। इसकी नर्म तबीयत, संजीदगी और आंखों की सच्चाई देखकर उन्होंने खुश दिली से रिश्ता मंजूर कर लिया। हारिस और हिना की खुशी की कोई हद न थी। बरसों की मोहब्बत अब एक मुक़द्दस बंधन में बंधने जा रही थी। जल्द ही हारिस अपने कबीले वापस गया और सबके सामने ऐलान किया कि वो अपनी जिनती क़ुव्वतें छोड़कर आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहता है। उसने अपनी तमाम सलाहियतें कुर्बान कर दीं और एक नए सफ़र का आगाज़ किया। ये सफ़र हिना के साथ था, एक ऐसी दुनिया में जहां न जन्नत की ताकत थी, न तवीज़ों की कैद, सिर्फ मोहब्बत, एतमाद और सुकून था। बड़ी तैयारियां हुई और तवील इंतज़ार के बाद वो दिन आ गया जिसका ख्वाब बरसों से दोनों ने देखा था। निकाह के दिन सुर्ख जोड़े में हिना बेमिसाल लग रही थी और दुल्हन के सामने बैठा हारिस शुक्र और मोहब्बत से सरशार था। दोनों की खुशी की कोई इंतहा न थी। निकाह की दुआएं, मुबारकबादें और खुशी के आंसू फिजा को रहमतों से भर रहे थे। तमाम रसूमात बखैर व खूबी मुकम्मल हो गईं, मगर हारिस के दिल में एक खौफ अब भी बाकी था, हारून का। वो जानता था कि अब वो आम इंसान है और जिनती क़ुव्वतों के बगैर भाई का मुकाबला मुमकिन नहीं। मगर अपने तजुर्बे की बुनियाद पर उसे इल्म था कि अगर वो समंदर पार चले जाएं तो जिन उनका पीछा नहीं कर सकते, क्योंकि समंदर की हुदूद उनके दीर इख्तियार से बाहर है। लिहाजा शादी के फ़ौरन बाद इसने हिना और उसके वालिदैन से कहा कि वो सब यहाँ से बहुत दूर समंदर पार एक महफूज बस्ती में जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। जल्द ही वो खामोशी से गांव छोड़ गए और कई दिनों के सफ़र के बाद एक साहिली बस्ती में जा बसे। वहां हारिस ने एक छोटा सा घर बनाया जहां न कोई साया था, न खौफ, न हारून की धमकियां, बस सुकून ही सुकून था। वो अब एक आम इंसान की तरह मेहनत करके रोजी कमाता और शाम को घर लौटता जहां हिना उसका इंतजार करती। उनकी जिंदगी में अब न कोई जिन्नती वजूद था, न कोई राज, बस मोहब्बत, सादगी और इत्मीनान भरी दुनिया थी जिसमें उनके दिलों की धड़कनें सिर्फ एक दूसरे के लिए थी।